हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और दोस्तों हम लोग यहाँ कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें हम कर रहे हैं विश्व का भूगोल। गाइस, हमारा चल रहा है विश्व का भूगोल चैप्टर नंबर 27 स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी, राइट। तो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपके पास यहाँ पे मेरा टेलीग्राम पेज है, व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। एक चीज, दूसरा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जो पेज है मेरा, वहां पे आप सर्च में दृष्टि लिख के जो कि वहां पे आपको उसकी जो पीडीएफ की लिंक है ना वो मिल जाएगी। तो वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, अभी जो हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 27 स्थलाकृति, राइट। तो दोस्तों, अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अभी हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है स्थल खंड के छोटे एवं मध्यम आकार के भूखंड को क्या बोलते हैं? स्थलाकृति, यानी कि स्थल खंड का छोटा आकार, मध्यम आकार। ठीक है, या फिर हम इसी को भू आकृति भी करें। अनेक प्रकार की भू आकृतियां मिलकर क्या बनाती हैं? भूदृश्य। ठीक है, स्थलाकृति कहिए, भू आकृति करिए, और यही बहुत सारी भू आकृतियां मिला के क्या बनाएंगी? वो बनाएंगी भूदृश्य। ठीक है, परिवर्तनशील स्थल के भौगोलिक स्वरूप को जानना अति आवश्यक है, ताकि इसे असंतुलित किए बिना, भविष्य की संभावनाओं को कम किए बिना उनका इसका जो है प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके। मतलब आप हर चीज का, इसने कहा कि अगर देखिए, जो इसने कहा परिवर्तनशील जो स्थल है उसका जो भौगोलिक स्वरूप है, ठीक है, उसको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, उसे बिना छेड़छाड़ किए, असंतुलित किए, ठीक है, जो भविष्य की संभावनाएं है उसको कम किए बिना, ठीक है, इसका आप उपयोग करिए प्रभावी तरीके से। ठीक है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना सतत विकास, आज जो आपके पास संसाधन उपलब्ध है उसको आप तरीके से यूज करिए कि वो एकदम से यहाँ अभी खत्म ना हो, भविष्य में भी रहे, भविष्य की पीढ़ी के लिए भी रहे, ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब आप उसे असंतुलित मत करिए, उपयोग करिए, भविष्य में भी वो चीज वैसी ही बनी रहे। इसलिए स्थलाकृतियों के अध्ययन द्वारा उसके आकार, पदार्थों और प्रक्रियाओं का अवलोकन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जिससे यह स्थलाकृति निर्मित होती है, हम उन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है स्थलाकृतियों का वर्गीकरण। देखिए, एक लिखा है आंतरिक कारकों द्वारा निर्मित होती है, एक है बाह्य कारकों द्वारा स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं, राइट। तो आंतरिक कारक क्या होते हैं जिसके द्वारा? एक होता है पटल विरूपण संचलन, पिछले चैप्टर में हमने कुछ ऐसा पढ़ा। आकस्मिक संचलन द्वारा भी स्थलाकृतियां बनती हैं। ठीक है, अच्छा, पटल विरूपण संचलन द्वारा दो तरीके से बल लग रहा है, एक संपीड़न, एक तनाव मूलक बल लग रहा है, ये भी हमने पहले पढ़ा। जब संपीड़न बल लग रहा था तो उससे क्या बन रहा था? वलित पर्वत जैसा कुछ बन रहा था, राइट। मोड़दार पर्वत, वलित पर्वत। तनाव मूलक बल जब लग रहा था पृथ्वी की सतह पर, तो क्या बन रहा था भाई? भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, ब्लॉक पर्वत, हौस पर्वत, ये सब पड़ा। अच्छा, यहाँ पे इसका क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है इसका वर्णन भू संचलन और संबंधित आकृतियां वाले अध्याय में हम कर चुके हैं। मतलब जो लास्ट चैप्टर अभी हमने पढ़ा है उसमें हम ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये था आपका पटल विरूपण संचलन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, राइट। अब यहाँ पे है आकस्मिक संचलन द्वारा, तो ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है, ज्वालामुखी से क्या क्या बन रहा था हमने देखा था। ठीक है, अब यहाँ ये तो आंतरिक कारकों द्वारा निर्मित था, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? बाह्य कारकों द्वारा निर्मित। तो बाह्य कारकों में यहाँ पे अपर्दन या निक्षेप द्वारा निर्मित। अब देखिए इसमें क्या कैसे अपर्दन निक्षेप? नदी द्वारा निर्मित है, भूमिगत जल द्वारा, हिमानी द्वारा, पवन द्वारा, सागरीय जल के द्वारा निर्मित जो भी स्थलाकृति है उसकी बात हुई यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट इसमें लिखा है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, राइट। तो इसमें है सबसे पहले क्या लिखा है? इसमें लिखा है आभ्यंतरिक ज्वालामुखी स्थलाकृतियां। ठीक है, यहाँ लिखा है अनुस्तरी, यहाँ लिखा है अनुस्तरी। ठीक है, अनु और अनु स्त्री। ठीक है, तो अनुस्तरी में है सिल्क, शीट, फैकोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, राइट, ये आ गए। और जो है अनुस्तरी, इसमें है आपका डाइक है, बेथोलिथ है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में आगे देख लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका आभ्यंतरिक ज्वालामुखी स्थलाकृति, एक हो गया आपका बाह्य ज्वालामुखी स्थलाकृतियां। इसमें क्या आया?
जलवायु शंकु है, महासागरीय कटक है और महाद्वीपीय पठार है। जलवायु शंकु की बात करें तो क्षारीय हो सकता है, ठीक है, और अम्लीय हो सकता है, ठीक है। तो क्षारीय शंकु में भी है, सिंडर शंकु है आपका, कंपोजिट है, परपोषित है, ये सारे शंकु हो गए, और ये हो गया आपका क्रेटर हो गया, और फिर है काल्डेरा, इसके बारे में पढ़ लेंगे। अम्लीय शंकु में इसमें लिखा है प्लगडो, फिर है क्यूमुलोडो, और फिर थोलॉइड, राइट। ये हो गए। तो ये कंप्लीट है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। अब हम इसी के बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, राइट। अब देखिए इस डायग्राम में ऑलमोस्ट चीजें दे रखी हैं, जैसे हमने बेथुलित अभी एक पढ़ा, बेथुलित, ठीक है, स्टॉक, यहाँ मैग्मा ट्यूब है, सिल, डाइक हो गया, लेकोलिथ, शीट डाइक, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आभ्यंतरिक ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, ठीक है। अब आइए समझिए, मतलब अभी हम कौन सी वाली पढ़ने जा रहे हैं गाइस। तो देखिए पहला वाला क्या था, आभ्यंतरिक, क्या लिखा है, आभ्यंतरिक ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, इसके अंदर है अनुस्तरीय, अनुस्तरीय, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो है ये सब लिखे हुए, ठीक है, ये लिखे हुए मतलब जो हमने ये सब चीजें देखी ना, जो ये लिखी हुई है इस डायग्राम में, वो। अब यह शीट क्या होता है, सिल क्या होता है, देखिए इसमें शीट सिल कहीं ऐसा दिख रहा है, देखिए शीट दिख रही है आपको, ये सिल दिख रही है, राइट। फिर से दिखा रहे हैं, मैं फिर से मिटा दूं जरा मैं। तो देखिए यहाँ पे शीट लिखा हुआ है, यहाँ पे सिल लिखा हुआ है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखिए जब ज्वालामुखी मैग्मा सतह को तोड़े बिना सतह के नीचे क्षैतिज रूप में एक पतली परत के रूप में जम जाता है तो उसे हम शीट कहते हैं, किंतु जब जमे हुए मैग्मा की मोटाई अधिक होती है तो हम उसे सिल बोल देते हैं। मतलब इसने कहा कि जो मैग्मा है, मान लेते हैं कहीं मैग्मा है, वो धीरे धीरे ऊपर सतह की तरफ जाता है, ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह से बाहर ना निकल के अंदर ही कहीं पे ना रुक जाए, फैल जाए, और क्या है, जम जाए, तो वो हो गया शीट। और यही शीट अगर मोटाई इसकी ज्यादा हो जाए तो वो हो जाती है सिल, राइट। अब इसमें लिखा है दोनों एक ही प्रकार से निर्मित और एवं एक ही जैसी संरचना वाले होते, एक जैसे होते। इसमें केवल परत की मोटाई का अंतर है, पतला वाला शीट, मोटा वाला सिल, राइट। तो इसने कहा सिल और शीट परत के रूप में आग्नेय शैल का समूह होती है, ठीक है। जब मैग्मा का प्रवाह होता है तो मैग्मा का जमाव परतदार अथवा रूपांतरित शैलों की परतों के बीच में हो जाता है। मतलब इसने कहा कि मैग्मा जो है परतों के बीच में चले जाते हैं, दरारें होती हैं उसके बीच में मैग्मा चला जाता है, वहीं पे जम जाता है। यह आग्नेय शैल आसपास के चट्टानों से काफी कठोर होती हैं और समीपवर्ती शैल के कट जाने पर निकली हुई प्रतीत होती है। मतलब आसपास की शैल अगर कट जाए तो आपको दिखाई दी जाएंगी। फेकोलिथ क्या है ये, जब मैग्मा, चलिए पहले डायग्राम, फेकोलिथ इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है, चलिए देखते हैं। इधर जब मैग्मा सतह के नीचे श्रृंग या फिर गर्त के रूप में क्या होता है, क्षैतिज रूप से जम जाता है तो जो संरचना बनती है वो होती है फेकोलिथ। मतलब श्रृंग या गर्त के रूप में अगर क्षैतिज रूप में जम जाए मैग्मा, ठीक है, तो फेकोलिथ मूर्धा पर्वतों के अपनतियों व अभिनतियों के भांति आभ्यंतरिक लावा का जमाव है। यानी इसने कहा ऊपर नहीं पहुंच पाया लावा, मतलब मैग्मा, ठीक है, और अंदर ही ऐसे ऐसे टाइप में जम जम गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेकोलिथ। अब लेकोलिथ तो दे रखा है, लेपोलिथ तो नहीं है शायद इस फिगर में। देखिए यहाँ पे है लेकोलिथ, ठीक है, यहाँ पे लेकोलिथ दे रखा है। तो लेको, यहाँ पे देखिए लेकोलिथ, राइट। चलिए पढ़ते हैं इसमें। जब मैग्मा सतह को बिना तोड़े सतह के अंदर गुंबद रूपी आकार में जम जाता है तो लेकोलिथ, जबकि यदि उल्टे गुंबद के रूप में जमता है तो लेपोलिथ। यानी देखिएगा इस डायग्राम में इसने कहा ये अभी भी सतह है, ऊपर सतह को तोड़ नहीं रहा है, अंदर ही ये क्या है, इस तरह गुंबद की तरह क्या है, अंदर ही जम गया, गुंबद बनाया हुआ, ठीक है। कैसा जमा है, गुंबद, गुंबद की तरह जम, एक मिनट दोस्तों, हाँ, ओके, रुकिएगा इस, तो क्या है, गुंबद के रूप में अंदर ही जम गया, ये प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो ये हो गया लेपोलिथ। लेपोलिथ में क्या है, गुंबद के रूप में ही लेकिन उल्टा, ठीक है, तो ऐसे जम रहा है तो लेपोलिथ। ऊपर वाला है लेकोलिथ, ऊपर वाला है, ऊपर जो ऊपर की तरफ है लेकोलिथ, नीचे की तरफ लेपोलिथ, राइट। चलो इसने कहा लेकोलिथ जो ऊपर वाला है उत्तर ढाल वाले, जबकि लेपोलिथ अवतल ढाल वाले। एक उत्तल ढाल, एक अवतल ढाल वाले,
आकृति के रूप में लावा का जमाव है, लेकिन ठीक है। अब है लेकोलिथ जो है बहिर्वेदी ज्वालामुखी का ही क्या है अंतर्वेदी प्रतिरूप होता है, ठीक है, जो उद्भेदन की प्रक्रिया में सतह पर आने से पहले ही सतह के नीचे गुंबद गुंबदाकार रूप में क्या होता है जम जाता है। देखने पर छतरी के समान प्रतीत होता है, जबकि लेपोलिथ क्या होता है उल्टे गुंबद के रूप में जमने के कारण तस्तरीनुमा आकार का होता है। लेकोलिथ में ऐसे और लेपोलिथ में कुछ इस तरह से। तो गाइस इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। लेकोलिथ लेपोलिथ संरचनाएं क्रमशः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी भाग और दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलती है। ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में 480 किलोमीटर लंबा जो है लेपोलिथ पाया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं डाइक क्या है। डाइक चलिए पहले हम देख लें इसमें देखा ये है डाइक, ये जो आपको दिख रहा है ना ये डाइक, ये डाइक, ठीक है। और कहीं भी दिखा रहा था ये जो डाइक है, ठीक है, नाली जो बनी हुई है। चलिए जब मैग्मा परतों को तोड़ते हुए सतह के अंदर ऊर्ध्वाधर रूप में स्तंभ के समान जम जाता है तो इस प्रकार से निर्मित संरचना को हम डाइक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें अगर मैं कहूँ तो ये डाइक कह सकते हैं आप, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप में अंदर ही जम जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा। डाइक की लंबाई कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर या मोटाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक हो सकती है। जब अत्यधिक लंबी और मोटी डाइक के आसपास की चट्टानों का अपरदन होता है तो ऐसी स्थिति में डाइक क्या है एक दीवार की तरह नजर आती है, ठीक है। यानी अगर ये डाइक बनी है आसपास की चट्टानें गायब हो जाए तो ये हमें कैसी दिखेगी, डाइक एक दीवार के रूप में दिखेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है बैथोलिथ। चलिए आइए देखें बैथोलिथ क्या होता है भैया। ये हो गया बैथोलिथ, ये हो गया बैथोलिथ, नीचे दिख रहा होगा बड़ा बड़ा सा, ठीक है, पढ़ते हैं। तो इसमें लगा जब मैग्मा अत्यधिक गहराई में अनियमित रूप से गुंबद रूपी संरचना में जम जाता है तो निर्मित संरचना बैथोलिथ हो जाती है और इसका विस्तार कई सौ किलोमीटर तक होता है। बैथोलिथ मूलतः क्या है ग्रेनाइट से बना होता है। इसका तल विषम और किनारे क्या होते हैं खड़े होते हैं। बैथोलिथ ग्रीक शब्द यानी कि बैथोल से बना है जिसका अर्थ होता है गहराई की चट्टान। मतलब गहराई में बहुत ज्यादा किलोमीटर तक अगर फैल गया है मैग्मा, ठीक है, और वहीं जम गया। आग्नेय चट्टानी संरचना में ये सबसे बड़ा पिंड होता है, ये सबसे बड़ा पिंड है। देखने में ही आपको लग रहा होगा बैथोलिथ का हिसाब किताब देखिए कितना बड़ा है, ठीक है ना। तो आप बैथोलिथ समझ पा रहे हैं, नीचे काफी गहराई में होता है जब तक, जो सैकड़ों किलोमीटर लंबा और लगभग जो है ना 50 से 80 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है। अत्यधिक गहराई में पाए जाने के कारण क्या होता है बैथोलिथ को क्या बोला है यहाँ पे गए, तो बैथोलिथ को इसने बोला है पातालीय पिंड बोल दिया, बहुत गहराई में है इस वजह से पातालीय पिंड, ठीक है। अधिक मोटी संरचना होने और गहराई में पाए जाने के कारण इसके आधार तक पहुंचना क्या हो जाता है कठिन हो जाता है। मतलब इस तक पहुंचना कठिन हो गया, बहुत नीचे है इस वजह से। यूएसए का क्या लिखा है इडाहो बैथोलिथ लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। पश्चिमी कनाडा का कोस्ट रेंज ये भी एक बैथोलिथ संरचना है, ठीक है। भारत में है रांची का पठार पर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। रांची बैथोलिथ कहा जाता है इसको, ठीक है। अब इसमें लिखा है बाह्य ज्वालामुखी स्थलाकृतियां। देखिए तो ये हो गई, ये हमने सारी ऊपर वाली पढ़ ली। देखिए अभी हमने क्या देखा था, यहाँ हमने देखा था सील शेल्ड फैकोलिथ लेपोलिथ डाइक देख लिया, बैथोलिथ ये सारे हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे बाह्य ज्वालामुखी स्थलाकृति, ज्वालामुखी शंकु है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है महासागरीय कटक पठार, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, महाद्वीपीय पठार। अब देखिए बाह्य ज्वालामुखी स्थलाकृति में इसमें लिखा है सिंडर शंकु। क्या लिखा है सबसे पहले गाइस, यहाँ पे लिखा है सिंडर शंकु। चलिए ऊपर जाते हैं फिर से इसी डायग्राम पे। तो इसने यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस ज्वालामुखी शंकु में सिंडर शंकु। ज्वालामुखी शंकु दो टाइप के, एक होता है आपका क्षारीय शंकु, एक हो गया आपका अम्लीय। तो क्षारीय में सबसे पहला सिंडर है, यहाँ पे है कंपोजिट है, परपोषित है, फिर है क्रेटर कॉल डेरा, ये पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे अम्लीय शंकु में है प्लग डोम, फिर है ड्यूमलोडोम और फिर है आपका थोलॉइड, राइट। चलिए सिंडर शंकु में लिखा है ज्वालामुखी क्रिया, डायग्राम भी है कहीं, ये रहा। तो ओके, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ज्वालामुखी राख एवं विखंडित पदार्थ के जमने से निर्मित शंक्वत आकार को हम बोलते हैं सिंडर शंकु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं सिंडर शंकु। क्या क्या जम रहा है, ज्वालामुखी राख और विखंडित पदार्थ, इसके जमने से जो भी बना शंकु जैसा आकार बनेगा
सिंडर शंकु, ठीक है। प्रायः यह आकार में छोटा होता है। ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट के बाद इसकी आकृति और आकार में परिवर्तन हो जाता है। मतलब ये शंकु जैसा कुछ बन गया। फिर से इसमें विस्फोट हुआ तो इसकी आकृति आकार बदल जाएगी। इस शंकु की ऊंचाई क्या होती है? कम होती है। ढाल इसकी मंद होती है। सिंडर शंकु प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखो तो मेक्सिको का जॉर्ललो, सन सेल्वाडोर का माउंट इज़ाल्को और फिलीपींस के कैमिक विन द्वीप का ज्वालामुखी पर्वत भी क्या है? आपका सिंडर शंकु का ही उदाहरण है। फिर यहाँ पे आता है कंपोजिट क्रेटर और फिर कंपोजिट शंकु क्रेटर एंड कॉल्डेरा, राइट। क्रेटर दिख रहा है आपको ये ऊपर, और बाकी आपको कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए, कंपोजिट शंकु में क्या है? लावा और राख का जमाव क्रमिक रूप से होता है, इसलिए ये परतदार शंकु, मतलब लावा जम रहा है, राख जम रही है, लावा राख परत की तरह बन रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका परतदार शंकु। इस शंकु की ऊंचाई और ढाल क्या होती है? तीव्र। ऊंचाई ज्यादा, ऊंचाई भी ठीक ठाक है, ढाल इसकी कैसी होती है? तीव्र होती है, ना कि मंद होती है, ठीक है। इटली का स्ट्रॉम्बली, जापान का फ्यूजियामा, फिलीपींस का मेयोन, यूएसए का रेनियर, हुड, शास्ता कंपोजिट शंकु के ही उदाहरण है। शंकु के शीर्ष पर जब विस्फोटक प्रक्रिया के द्वारा गर्त या बेसिंग रूपी स्थलाकृति का निर्माण होता है तो हम इसको बोल देते हैं क्रेटर, यानी ऐसा कुछ। ये है शंकु। यहाँ पे आपको गर्त जैसा दिखेगा, गड्ढे जैसा दिखेगा, ठीक है। ये जो गड्ढा है ना, वही होता है आपका क्रेटर। क्रेटर के अगर यही क्रेटर बड़ा स्वरूप में आपको दिखेगा तो इसको बोलते हैं कॉल्डेरा। जैसे आप ये देख रहे हो, ये पोर्शन देख पा रहे हो, कालांतर में इसमें क्या होता है? पानी भर जाता है, ठीक है। तो मतलब क्रेटर, जैसे सपोज बारिश वारिश आई है, किसी वजह से इसमें पानी भर गया, तो इसने कहा कि इसमें पानी भर जाने से ही क्रेटर या कॉल्डेरा झील का निर्माण होता है। मतलब क्या बन गया? झील बन गई। फिर इसमें लिखा है सुमात्रा कहाँ पे है? इंडोनेशिया का एक द्वीप है की टोबा झील विश्व की विशालतम क्रेटर झील में से एक है। इसके अलावा यूएसए में क्या है? ओरिगन की क्रेटर झील, महाराष्ट्र में आपका है लुनार झील। ये सब क्रेटर झील है। जापान का आसो, ये है विशालतम कॉल्डेरा मतलब क्रेटर का बड़ा स्वरूप ही कॉल्डेरा होता है। फिर इसमें परिपोषित शंकु, राइट। तो गैस ये देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक इसमें। तो क्षारीय में हमने देखिए सिंडर शंकु पढ़ लिया हमने, कंपोजिट, क्रेटर, कॉल्डेरा। अब परिपोषित है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है परिपोषित शंकु, इसमें लिखा है कंपोजिट शंकु की मुख्य नलिका अत्यधिक दबाव के कारण कई उपनलिकाओं में विभाजित हो जाती है। इन्हीं नलिकाओं के द्वारा होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया से परिपोषित शंकु का निर्माण होता है। मतलब समझिए, शायद दिया हो, ये देखिए। एक तो ये हो गया मेन नलिका, जो भी है, ठीक। इसकी वजह से साइड से भी निकल जाती है, अगर दबाव बहुत जाता है तो साइड से भी ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं। और अगर जो साइड से अगर जो मैग्मा ऊपर जाके यहाँ पे अगर कोई बना रहा है शंकु, ठीक है। देखिए मेन ज्वालामुखी तो ये बनी, ठीक है। तो मेन तो ये जो मोटी वाली है वो बनी, लेकिन अगर साइड से कोई नलिका निकलती है और यहाँ पे भी ऐसे करके बना देती है, तो ये वाला जो शंकु होता है वो होता है आपका परिपोषित शंकु, राइट। अगर इस प्रकार के शंकु को मैग्मा की प्राप्ति पुनः नलिका से होती है, इसलिए इसे परिपोषित शंकु कहते हैं। सिसिली में माउंट एटना परिपोषित शंकु का उदाहरण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी नाम अभी तक आए हैं फिलहाल सारे इंपॉर्टेंट है। अब है ज्वालामुखी प्लग डोम, ठीक है। अब देखिएगा इस पे, तो अम्लीय शंकु में देखिए आप प्लग डोम है, आपका क्यूमुलोडोम हो गया, और थेलॉइड, ये इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो ज्वालामुखी प्लग डोम की बात करते हैं। जब मैग्मा डाइक के रूप में सतह को तोड़ते हुए सतह के ऊपर स्तंभ के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो इस स्तंभ रूपी जमे मैग्मा को हम प्लग डोम कहते हैं। मतलब अब आपको जो डाइक क्या थी गाइस, ये डाइक है, ये डाइक है, ठीक है। इस डायग्राम में अगर हम देखें, चलो इसका कलर चेंज करा जाए सबसे पहले तो। ये गाइस, ये जो आपको दिख रहा है डाइक, इसने कहा अगर ये डाइक सतह को तोड़ते हुए अगर ऊपर दिखने लगे, यहाँ दिखने लगे, तो ये जो है ना, जो ऊपर दिख रही है इसका प्लग डोम कहेंगे। ये गाढ़े अम्लीय मैग्मा से निर्मित संरचना होती है। इसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसमें ज्वालामुखी ग्रीवा के नाम से भी, हम इसे किस नाम से और जानते हैं? ज्वालामुखी ग्रीवा, राइट। अब यूएसए में
वॉयमिन राज्य है या स्टेट है, में है डेबिल टावर। ये कुछ इसी का उदाहरण है प्लग डोम का, ठीक है। फिर है कुमुलोडोम। ये क्या होता है? जब अम्लीय मैग्मा सतह के ऊपर गुंबद के आकार में जम जाता है तो इसे हम बोलते हैं कुमुलोडोम। मतलब अम्लीय मैग्मा गुंबद के रूप में सतह के ऊपर अगर जम जाए, ठीक है, तो आप बोलते हैं क्यूमुलोडोम। फेस में लिखा है थैलॉइड। इसमें क्या है? जब किसी कॉलडेरा क्या थी जो सॉरी ज्वालामुखी के ऊपर जो क्रेटर होता है, झील जैसा, मतलब गड्ढे जैसा, अगर वो बड़ा स्वरूप होता है तो उसे आप कॉलडेरा बोलते हैं। जब किसी कॉलडेरा के अंदर अम्लीय मैग्मा शंकु के रूप में जम जाए, अम्लीय मैग्मा आके इसके अंदर शंकु के रूप में जम जाए, ठीक है, तो इस प्रकार से जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं थोलॉइड। ठीक है, कहीं पे ऐसा उदाहरण मतलब दिखाया नहीं है शायद। ठीक, कोई बात नहीं, हम समझ गए क्या कह रहा है ये, ठीक है। अब इसमें लिखा है गाइस, अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं कि आपको समझ में ना आए। वाह्य कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां नदी द्वारा, अब देखिए, अब हम लोग कहाँ पहुंचे, फिर वापस चलते हैं। तो वाह्य कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां अपरदन निक्षेपण से होती है। देखिए क्या होता है, हमने कहा यहाँ एक पर्वत बना है, किसी वजह से टूट फूट हो जाती है, इसके टूटे फूटे जो अवसाद हैं वो बहकर कहीं और चले जाते हैं। अब ये नहीं, पानी से ही नहीं बहते, हवा से भी बहते हैं, पानी से भी बहते हैं, और भी हिमानी की वजह से भी बहते हैं, सागरीय जल की वजह से, भूमिगत जल की वजह से, एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाके स्थानांतरित हो जाती है, वहीं पे कहीं जम जाते हैं। तो ये पूरी एक प्रक्रिया सी होती है, ठीक है, अपरदन निक्षेपण की प्रक्रिया सी होती है। तो अब इसने कहा नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की बात करने जा रहे हैं। देखिए कौन कौन से नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, भूमिगत जल द्वारा, हिमानी द्वारा, पवन द्वारा, सागरीय जल द्वारा, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस सबसे पहले नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, यानी कि नदी का जल कुछ बहा के ले जा रहा है, कहीं पे वो क्या कर रहा है, उससे जमाव हो रहा है और वहां पे कोई स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इसने लिखा है भूतल के अपरदन और समतल स्थापन में नदियों का अत्यधिक महत्व होता है, ठीक है। अ, हम जानते हैं कि नदी की धारा में अनेक प्रकार के छोटे बड़े क्या होते हैं, पदार्थ बहते हैं। मतलब नदी बह रही है, उसके छोटे पत्थर, थोड़े बड़े पत्थर, चट्टाने, जो भी है। आप जब पहाड़ों पे जाते हैं ना गाइस, और नदी में पानी ना हो, तो आपको वहां पे वो छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो नदी के द्वारा बहते हुए चट्टाने तोड़ तोड़ के लाती है नदी, ठीक है। नदियों की धाराएं चट्टानों आदि से टकराती हैं और क्या है, पठारों मैदानों से होते हुए विभिन्न मार्गों का क्या करती हैं, अनुसरण करते हुए बहती हैं। अलग अलग मार्गों, कहाँ कहाँ से, पठारों से होते हुए जाती है, मैदानों से, और अलग अलग मार्गों का अनुसरण करते हुए आगे बहती जाती हैं। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, बहुत तरीके की क्या है, स्थलाकृतियां होती है, उसका निर्माण होता है। नदियां अपरदन और निक्षेपण दोनों क्रियाओं द्वारा विभिन्न नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। अपरदन यानी कि तोड़फोड़ करती हैं, पत्थरों को बहा के ले जाते हैं, कहीं पे जमाव हो जाता है उनका, यानी कि उनका निक्षेपण होता है, और कोई स्थलाकृति बनती है। नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, जैसे इसमें लिखा है वी आकार की घाटी। इसने कहा अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। देखिए कुछ ऐसी स्थलाकृतियां जो तोड़ फोड़ करके बनती हैं। नदियां कुछ तोड़ती हैं और कुछ बना देती हैं, टूटा हुआ भाग कुछ बना हुआ दिखता है आपको, जैसे वी आकार की घाटी। मतलब समझिए कि अगर ना एक चट्टान है, ठीक है, और नदी उसमें से होती हुई बहती है। मतलब पहले कभी ये पर्वत ऐसे था, नदी बीच में से होती हुई जब बह रही है इसमें से, अब आप कहेंगे नदी बीच में से, कई नदी ऐसी होती है जो पर्वतों को काटती हुई चलती है, तो ये कुछ क्या करेंगे ना, इस तरह से बना देंगे, ये वी आकार की घाटी सी बना देंगे और इसके बीच में से होती हुई बह रही है, ठीक है। ये हो गया गार्ज कह लीजिए, आप इसे कैनियन कह लीजिए, ठीक है। या नदियां और क्या बना देती हैं, बहते हुए जलप्रपात बनाती हैं, ठीक है, जलप्रपात मतलब वाटरफॉल। शिप्रिकाएं बना देती हैं, नदी भी सर्प बन जाता है, मियांडर बन जाता है, ये तो पढ़ लेंगे हम लोग क्या होती है सब। संरचनात्मक सोपान हो जाता है, नदी वेदिकाएं बनती हैं, पेनिप्लेन, या फिर संप्राय मैदान बन जाता है आपका, गुफित झील, ये सब नदियां बनाती हैं, ठीक है। अब ये बना रही है अपरदन की वजह से, काट पीट के बना रही है, ठीक है। तो ये पर्वतों को काट पीट के या चट्टानों को काट पीट के बना रही है, तो अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। अब ये जब नदी बहती है अपने साथ जो भी बहा के ले जाती है, कहीं पे जमाव हो जाता है उसका, निक्षेपण हो जाता है, तो उससे क्या बनती है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां क्या है, जैसे जलोढ़ पंख बन गया, जलोढ़ शंकु बन गया, प्राकृतिक तटबंध बनता है, बाढ़ का मैदान बनता है, डेल्टा, नदी द्वीप, ये सारी चीजें बन जाती हैं।
जब नदियाँ अपने साथ अवसादों को बहाते हुए ले जाती हैं, कहीं पे निक्षेपित कर देती हैं, यानी कहीं पे जाके रोक देती हैं, वहीं पे वो जमने लगता है और बन जाता है कुछ, ठीक है। वी आकार की घाटी, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सब, ठीक है गाइस। तो देखिए वी आकार की घाटी, गार्ज या कैनियन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। वी आकार की घाटी का निर्माण नदियां अपनी युवावस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबे अपर्दन, लंबवत सॉरी लंबे नहीं लंबवत अपर्दन, अपर्दन के माध्यम से करती हैं, ठीक है। यानी कि पर्वत है, लंबवत अपर्दन यानी कि इस तरह से उसे काटेंगे, ठीक है, लंबवत। इस प्रक्रिया में दीवारों का ढाल जो क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है, मतलब कुछ इस तरह से आप कह लो। तो ये जो ढाल है ये तीव्र हो जाता है, ये वाले जो देख रहे हैं, ठीक है, तथा उत्तल होता है, ठीक है। इन घाटियों में एक एक और जहां क्षैतिज अपर्दन होता है, वहीं दूसरी ओर आकार में वृद्धि के साथ साथ गहराई में भी वृद्धि होती है, ठीक है। एक तो क्षैतिज अपर्दन हो रहा है, मतलब ये काट रही है सीधा सीधा पर्वतों को, ठीक है। उसके साथ आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, गहराई भी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे मतलब से था पहले, फिर थोड़ा गहराई बढ़ी होगी और गहराई बढ़ रही होगी, तो ये देखिए गहराई भी बढ़ रही है आपकी। आकार के आधार पर वी आकार की घाटियों को गार्ज और क्या है कैनियन में विभक्त कर देते, विभाजित कर देते हैं, ठीक है। जो गार्ड होता है उसका निर्माण नदी द्वारा तीव्र गति से निम्न कटाव द्वारा होता है, तीव्र गति से निम्न, थोड़ा बहुत कटाव होता है तो गार्ज बनता है सामान्यतः। अधिक गहराई और संकरी वी आकार की घाटी को हम क्या बोल रहे हैं, गार्ज बोल रहे हैं। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सिंधु गार्ज, सतलुज नदी द्वारा निर्मित आपका शिपकीला गार्ज, ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है दिहांग गार्ज, नर्मदा नदी से बना है आपका भेड़ाघाट संगमरमरी गार्ज। गार्ज के विस्तृत रूप को मतलब गार्ज और भी ज्यादा गहरा, तो उसे हम बोलते हैं कैनियन या फिर संकीर्ण नदी, कंदरा कहते हैं, ठीक है। कोलोराडो नदी कहाँ पे, यूएसए में, उससे यूएसए के क्या है एरिजोना प्रांत का क्या बनता है, ग्रैंड कैनियन बनता है। ये आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाइएगा, वहां पे यूएसए में आपको कोलोराडो रिवर मिलेगी, वहीं पे आपको गिरेगा, वहीं पे आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्रैंड ग्रैंड कैनियन मिलेगा, राइट। अब देखिए मतलब गार्ज छोटा रूप और कैनियन उसी का बड़ा रूप मिल जाएगा, ठीक, ऐसा कुछ। जलप्रपात क्षिप्रिका की बात करते हैं, जब नदियां का जल अधिक ऊंचाई और वेग से नीचे गिरता है, अब मतलब वाटरफॉल तो आप जानते ही हैं, ठीक है, तो उसको इमेजिन करते हुए चलिए। तो मतलब नदियां बहुत तेजी से बहुत ऊपर से नीचे गिरती हैं, जलप्रपात। इस तरह की स्थिति उस समय बनती है जब नदी के मार्ग में कठोर या के मुलायम चट्टानों की परतें या फिर आपका क्षैतिज अवस्था में मिलती है लंबवत। और ये क्या लिखा है इसे फिर से पढ़ते हैं। तो इसने कहा जब नदी के मार्ग मतलब ये कब बनते हैं, ये उस समय बनते हैं जब नदी के मार्ग में कठोर मुलायम चट्टानों की परतें या तो क्षैतिज अवस्था में मिलती हैं या लंबवत अवस्था में मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है, अब कुछ जलप्रपात की बात करिए। तो यहाँ है एंजल जलप्रपात, कहाँ, वेनेजुएला। और वेनेजुएला कहाँ है गए, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। नियाग्रा वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो आपको उत्तर अमेरिका में मिल जाएगा, कनाडा उत्तर अमेरिका में जो बॉर्डर आता है वहीं पे मिल जाएगा, देखिए उत्तर अमेरिका कनाडा के बॉर्डर के आसपास मिल जाएगा। विक्टोरिया आपको कहाँ मिलेगा, जाम्बेजी नदी, ये आपको मिलेगी अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, नीचे की साइड देखिएगा, जिम्बाब्वे और क्या है, जाम्बिया, ये दो अलग अलग देश है, इनकी सीमा यानी इनके बॉर्डर पे मिलेगा। जो या गरसोप्पा जलप्रपात, ये तो भारत में मिल जाए आपको। साबरमती नदी कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। तो महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला इसे, मतलब इसका नाम है। धुआंधार जलप्रपात भारत का ही है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर मिल जाएगा। जब नदियों का जल कम ऊंचाई से क्रमबद्ध रूप से नीचे गिरता है, कम ऊंचाई, अगर कम ऊंचाई से गिर रहा है तो शिप्रिका, ज्यादा ऊंचाई से गिर रहा है तो जलप्रपात। ये सोपानात्मक स्थलाकृति होती है, शिप्रिका की स्थिति प्राय प्रपात के नीचे या ऊपर होती है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से भी शिप्रिका का विकास होता है, यानी कि जो जलप्रपात होता है उसके नीचे या ऊपर आपको शिप्रिका मिल सकती है, अलग से भी आपको शिप्रिका देखने को मिल सकती है। जलोढ़ पंख की बात करते हैं। तो गाइस जलोढ़ पंख की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है पर्वतों से निकलने के बाद नदियां, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है कभी कभी, हाँ। पर्वतों से निकलने के बाद नदियां अपने साथ लाए गए जो अवसाद हैं, देखिए
नदियाँ जब निकलती हैं ना तो आस-पास की चट्टानों को तोड़ते हुए वो मिट्टी, पत्थर ये सब अपने साथ लाती हैं, तो उसको उसी को हम बोलते हैं अवसाद। तो मैदानी उद्गम या उद्गम स्थल अर्थात यहाँ लिखा है पर्वत पदीय क्षेत्र, मतलब पर्वत पदीय क्षेत्र यानी कि पर्वत है उसका नीचे वाला एरिया। पद कहाँ होते हैं? पैर कहाँ होते हैं? नीचे। तो बिल्कुल जहाँ पर्वत समाप्त हो जाता है उसे पर्वत पदीय क्षेत्र बोल देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नदियाँ क्या होती है पर्वत से उतर कर मैदान में आती हैं। तो इसमें क्या लिखा है पर्वतों से निकलने के बाद क्या होता है नदियाँ जो अपने साथ अवसाद लाई होती है ना, वो पर्वत पदीय क्षेत्रों में इस प्रकार से निक्षेपित करती हैं या छोड़ देती हैं कि वहाँ पे क्या बनता है पंखनुमा संरचना जैसा बन जाता है। इसी को हम जलोढ़ पंख कहते हैं। जलोढ़ पंखों के जमाव से ही क्या है गिरिपद मैदानों या फिर तराई प्रदेशों का निर्माण या तराई क्षेत्रों का निर्माण होता है। ठीक है? देखिए, यहाँ नदियाँ बहती हुई आ रही हैं, अपने साथ जो जमाव ला रही हैं वो आगे छोड़ती हुई फिर बहती हैं। ठीक है? तो ये इस तरह से पंख के रूप में बनता है। इसी को ये कह रहा है, ये तराई एरिया भी हो सकता है, गिरिपद मैदान भी आप कह सकते हैं या फिर जलोढ़ पंख कह रहे हैं आप इसे। तो इन पंखों की संरचना इस प्रकार होती है कि बारीक कणों का निक्षेप पंख के किनारे वाले भाग में और बड़े कण क्या है पहले देखिए जब नदियां अपने साथ पत्थर-वत्थर लाती हैं तो जो बड़े कण होते हैं ना वो यहीं पे रुक जाते हैं ज्यादा आगे नहीं बह पाएंगे ठीक है लेकिन जो छोटे-छोटे वो थोड़ी और आगे तक बह जाते हैं और जो बहुत छोटे-छोटे बारीक है वो और आगे तक बह जाएंगे ठीक है नदी अपने संग छोटे कणों को ज्यादा दूर तक ले जा पाएगी क्योंकि आगे बढ़ते हुए नदी का वेग थोड़ा-सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बड़े पत्थर हैं, वो तो पीछे ही रुक जाते हैं और जो छोटे-मोटे होते हैं कण, वो आगे चले जाते हैं। मतलब इतना नदी अभी सहन कर पा रही है कि इन्हें बहा के ले जा सके। नदी विसर्पण क्या होता है या गोपुर झील क्या होता है? जब नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, मैदान में आ जाती हैं और क्षैतिज अपरदन के कारण क्या होता है, मोड़दार मार्ग में बहने लगती हैं और इस नदी मतलब तब नदी इन्हीं मोड़ों को नदी के मोड़ क्या होते हैं, वे सब देखिए नदियाँ बह रही हैं, अब जब मैदानी अ, भाग में आ रही हैं तो वो मुड़ती हुई ऐसे कुछ विसर्प करते हुए, साँप ऐसे चलता है ना विसर्प, तो कुछ इस तरह से तो यही हो गया आपका विसर्प, विसर्प करने लगती हैं। क्या क्या करने लगती हैं? विसर्प। जब नदी का पानी घुमावदार मोड़ में प्रवाहित होता है, तो अवतल किनारे पर अपर्दन और उत्तल किनारे पर निक्षेप होता है, ठीक है? मतलब मान लीजिए ये कुछ इस तरह से नदी बह रही है, ठीक है? तो ये मान लेते हैं उत्तल किनारा है, ये है अवतल किनारा, ठीक है? तो यहाँ इसने कहा जो अवतल किनारा है उस पे क्या होता है अपर्दन होता है टूट-फूट और जो जो टूट-फूट होती है तो नदी उसको बहा के कहाँ पे जमाव करती है इसका उत्तल किनारे पे जमाव करती है मतलब वो चीजें जो यहाँ से टूट-फूट के जा रही है वो उत्तल किनारे पे आके जम जा रही है कालांतर में ये प्रक्रिया बढ़ती जाती है और मोड़ अधिक घुमावदार होता जाता है मतलब अभी ऐसे था फिर शायद आपको ऐसे दिखने लगेगा ठीक है? ऐसे करके दिखने लगे, ठीक है? ये घुमाव एस के आकार का आप देख पा रहे होंगे, अगर लिखना चाहें तो इसे एस की तरह देख सकते हैं। अंत में ये घुमाव क्या है, इतना हो जाता है कि मुख्य नदी से अलग हो जाता है और इस अलग भाग हो गया है, उसे गोपुर झील कहते हैं। मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ऐसे हो जाएगा, राइट? नदी ऐसे बहने लगेगी और ये वाला पोर्शन अलग कट जाएगा, ठीक है? नदी ऐसे बहने लगेगी और ये वाला पोर्शन जो है अलग कट जाएगा, ठीक है? ये पोर्शन अलग सा आपको कटा हुआ दिखेगा और नदी कैसे बहने लगेगी ये बह रही है नदी नदी आपकी किसी तरह ऐसे बहने लगेगी इधर ना मुड़ के सीधे सीधे चली जाएगी रास्ता बना लेगी और ये जो पोर्शन अलग हो गया है ये क्या हो जाती है आपकी झील इसी को हम बोलते हैं गोखुर झील जैसे कि इसमें दिखाया है ठीक है तो एक टाइम ऐसा आएगा शायद ये वाला किनारा ऐसे अलग से कट जाएगा जैसे ये कट के अलग हो गया ठीक है पहले नदी बह रही होगी इसको लेके लेकिन एक पोर्शन के साथ बह रही होगी लेकिन बाद में ये अलग हो गया तो ये झील बन गया गोपुर झील अब इसने कहा विसर्ग या मियांडर अधिकांश रूप में निक्षेप और अधिकांश रूप में क्या क्षैतिज लंबवत अपरदन का क्या होता है परिणाम होता है अब यहाँ देखो इसने लिखा है प्राकृतिक तटबंध यानी आगे बढ़ने के क्रम में जब नदियां अपने साथ लाए गए जो बड़े बड़े अवसाद है उसको क्या करती है किनारे पे छोड़ती हुई चलती है ठीक है मतलब नदी अपने साथ जो अवसाद ला रही है वो अपने किनारों पर छोड़ती हुई चलेगी कहाँ पे किनारों पर छोड़ती हुई चलेगी ठीक है तो एक क्या है बांध रूपी संरचना का निर्माण होता है इसी को हम बोल देते हैं प्राकृतिक तटबंध ठीक है क्या बन जाता है गाइस ये बांध की तरह बन जाएगा जो अवसाद जब यहाँ जमाव करती हुई चलेगी तो यहाँ पे बांध जैसा बन जाएगा तटबंध बोल दिया इसे प्राकृतिक तटबंध अपने आप नदी द्वारा बनाए गए
बाढ़ का मैदान क्या होता है अब? तो गाइस बाढ़ के मैदान की अगर हम यहाँ बात करें, देखिए अत्यधिक अवसादों के कारण जब नदी अपने साथ लाए गए अवसादों का अपने तल पर ही निक्षेप करने लगती है, तो नदी मार्ग अवरुद्ध होने के कारण नदी का जल आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, अवसादों का जमाव होता रहता है। नदी अपने साथ जो अवसाद ला रही है गाइस, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो नदी अवसाद ला रही है अपने, एक तो इसमें अपने आप में अवसाद है, तो पानी का जल ऊपर आता है, ठीक है, ऊपर आता है, ऊपर आता है, ठीक है, ऊपर की तरफ आता है, और जो अवसाद है यहाँ पे उनका जमाव होने लगेगा, ठीक है। तो यही जो पोर्शन है ना, ये जब नदियां बाहर की तरफ निकल जाती हैं, अवसाद यहाँ पे जम जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, ये हो जाता है आपका पूरा बाढ़ का मैदान, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है क्योंकि नदी का नया नया जो अवसाद होता है वो यहाँ के जमता है। सबसे उपजाऊ भूमि वही होती है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है घाटियां और देश, देखिए यहाँ लिखा है शिकारी घाटी, कहाँ पे है आपका, न्यू साउथ वेल्स, ये कहाँ पे गई, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फिर इसमें लिखा है ब्लैक वुड घाटी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। फिर है आपका बालीम घाटी, पापुआ न्यू गिनी, ये आपको कहाँ मिलेगा, जब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आप देखते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, उसी के ऊपर आपको ये देश मिल जाएगा, पापुआ न्यू गिनी, राइट। फिर इसमें लिखा है बटरफ्लाई घाटी, ये आपको मिलेगा हांगकांग में, ठीक है, हांगकांग आपको पता ही चाइना के नीचे मिलेगा। फिर इसमें लिखा है हैप्पी घाटी, ये भी हांगकांग में मिलेगा आपको, चाइना जो साउथ चाइना सी है आपको वहां मिल जाएगा। फिर इसमें लिखा है चितवन घाटी, नेपाल, आपको पता है कहाँ है, राजाओं की घाटी ये है मिस्र में, मिस्र आपको पता है। फिर है पंजसीर घाटी, ये आपको मिलेगा अफगानिस्तान, ये भी आप जानते हैं। स्वाद घाटी, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, भी आप जानते हैं। फिर है आपका हुंजा घाटी, ये आपका गिलगित बाल्टिस्तान, ये भी आपका कहाँ है, पाकिस्तान में। फिर इसमें कापट्टी घाटी, ये आपका न्यू साउथ वेल्स में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में। फिर इसमें मृत घाटी आपका कैलिफोर्निया में मिलेगा, यूएसए में, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर सान जुआन घाटी, ये भी कैलिफोर्निया यूएसए में मिलेगा। फिर है आपका रैबिट घाटी, ये आपका कहाँ मिलेगा, कोलोराडो यूएसए में मिल जाएगा। किंग घाटी आपको यूएसए में मिल जाएगी। ग्रैंड घाटी आपको यूएसए में मिल जाएगी। फिर है सेक्रेड घाटी, ये आपको पेरू, पेरू आपको मिलेगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा। फिर है कंगारू घाटी, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। तो इतनी बात आप समझ गए। अब हम बात करेंगे डेल्टा। देखिए डेल्टा क्या होता है, नदियां अपने जब बहती हैं तो अपने साथ कुछ अवसाद ले जाती हैं, और जब वो समुद्र की तरफ पहुंच जाती है ना, तो अवसादों का जमाव होने लगता है, ठीक है, और नदी बह जाती है समुद्र के अंदर, लेकिन जो अवसाद है, मिट्टी पत्थर जो भी है, वो यहाँ पे जम जाते हैं, ठीक है, इस तरह से समुद्र में गिरने से पहले समुद्र के किनारे मान लीजिए, तो ये डेल्टा कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा है निम्नवर्ती क्षेत्रों में, नीचे की तरफ जहां नदियां अपना मुहाना बनाती हैं, मुहाना मतलब समुद्र में जहां गिरती हैं, वहां इसका वेग जो है बहुत कम हो जाता है, और यहाँ पे नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उनका निक्षेपण हो जाता है, यानी जमाव हो जाता है, जिससे निर्मित संरचना उसे हम डेल्टा कहते हैं, जो अपनी स्वरूपीय विशेषता के आधार पर बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, जैसे चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये कहाँ मिलता है आपको, नील नदी के मुहाने पे मिल जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर है पंजाकार, तो वो पंजे के आकार का होगा, ठीक है, पंजाकार पंजे के आकार का होगा, ठीक है। अब इसमें है ये मिसिसिपी मिसौरी नदी, ये आपको यूएसए में मिल जाएगी, जो कहाँ की तरफ गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। जब आप ऐसे करके बनाते हैं ना नॉर्थ अमेरिका, तो जो ये थोड़ा गलत बन गया इस, ठीक है, यहाँ मिसिसिपी मिसौरी आ रही है, और यहाँ पे है मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पे गिरती है। फिर इसमें लिखा है द्रुमा कृतिक, यानी कि वृक्षाकार डेल्टा, वृक्ष के जैसे टहनियां होती है ना, उस टाइप का कुछ बनता है। तो इब्रो नदी का डेल्टा आपको मिल जाएगा। ज्वार नदमुख की बात करें तो नर्मदा, ताप्ती, अमेजन नदी आदि ये बनती है, ज्वार नदमुख बनाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है नदी द्वीप, राइट। नदी द्वीप क्या होते हैं, एक नदी है, नदी के बीच में आपको कहीं द्वीप जैसा कुछ आइलैंड जैसा दिख जाता है, नदी के बीच में, ऐसा बहुत कम होता है, कहीं कहीं दिखता है। जैसे जब नदियों के कटाव या अवसादों के जमाव के द्वारा नदी के मार्ग में स्थल खंड का निर्माण हो जाता है, मतलब नदी के बीच में कहीं बन जा रहा है, तो नदी द्वीप के चारों तरफ क्या होता है, नदी का बहाव निरंतर होता है, मतलब चारों तरफ से पानी बह रहा है। इसका उदाहरण क्या है, देखिए माजुली नदी द्वीप है जो कि असम में है, भारत में, ये एकमात्र उदाहरण है। अब इसने लिखा है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो भारत में है, ठीक है। और इसी तरह क्या है, अमेजन नदी कहाँ बह रही है, तो बहती है साउथ अमेरिका में, राइट।
तो अमेज़न नदी के द्वारा कई नदी द्वीप का निर्माण हुआ है। मतलब भारत में कहें तो सिर्फ़ एक है हमारे पास माजुली नदी द्वीप, राइट? अब दूसरा है हमारा यहाँ लिखा है भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। चलो, फिलहाल अभी ये वीडियो मुझे लगता है काफ़ी बड़ी होगी। अभी हम इसका जो है ना नेक्स्ट पार्ट लाएँगे यानी कि पार्ट 2 उसमें हम यहाँ से करेंगे भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, राइट? और ये 2 पार्ट में ख खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो फिलहाल अभी इतना है गाइस। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और शेयर करिएगा आप जितना हो सके वीडियो को अगर आप लोग को पसंद आई हो तो। चलिए गाइस अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।